अमेरिका युद्ध में कूदा। ईरान पर दुनिया के सबसे बड़े बॉम्बर से दुनिया का सबसे बड़ा बम गिराया। क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है? ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल निकाली। तेल अवीव और हाइफा सहित इजरायल के 14 शहरों पर खैबर मिसाइल से हमला। ईरान क्या अमेरिकी अड्डों पर भी मिसाइल मारने वाला है? इजरायल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बम मारे, लेकिन ईरान में कोई रेडिएशन नहीं फैला। क्या ईरान ने अपना यूरेनियम पहले ही हटा लिया? क्या ईरान ने एटम बम बना लिया? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर एटम बम से शुरू होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो रूस किधर जाएगा? चीन किसके साथ लड़ेगा? पुतिन और जिनपिंग से एक साथ लड़ने का रिस्क क्या ट्रंप उठा पाएंगे? क्या अमेरिका की ओर से नाटो भी युद्ध में कूदेगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर पिछले 25 साल से कम 25 बार दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराया, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। अमेरिका पर WTC टेरर अटैक के बाद भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। अफगानिस्तान पर अमेरिका और नाटो के अटैक के बाद भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। इराक, लीबिया और सीरिया में अमेरिका ने युद्ध किया तो भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। तो आपको लगता होगा कि इस बार वर्ल्ड वॉर कैसे हो जाएगी? वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकती है? इसे समझने के लिए सबसे पहले मिडिल ईस्ट की करंट सिचुएशन को समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जबरदस्त फायर पावर मौजूद है। मिडिल ईस्ट में 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बहरीन में यूएस नेवी का 5वां बेड़ा तैनात है। सेंटकॉम यानी यूएस नेवी के सेंट्रल कमांड में यूएसएस कार्ल विन्सन तैनात है। इंडो पैसिफिक रीजन से यूएसएस निमित्ज करियर स्ट्राइक ग्रुप गल्फ रीजन में पहुंच रहा है। अमेरिका ने 100 से ज्यादा अतिरिक्त फाइटर जेट भी भेजे हैं। ब्रिटेन ने भी HMS क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट करियर को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। HMS क्वीन एलिजाबेथ स्वेज नहर को पार करते हुए भूमध्य सागर पहुंच गया है। 12 जून से ईरान पर इजरायल के हमले हो रहे हैं। इजरायल ने एक साथ 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन से हमला करके इस युद्ध की शुरुआत की थी। ईरान भी चुप नहीं बैठा, वो भी पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट के आसमान पर ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। ईरान की मिसाइलों को इजरायल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3 मिसाइल डिफेंस हवा में ही नष्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आयरन डोम का सक्सेस रेट घटा है। युद्ध शुरू होने के बाद आयरन डोम का इंटरसेप्शन रेट 90% था, यानी इजरायल ईरान की 90% मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दे रहा था। ईरान ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल मारनी शुरू की, आयरन डोम का इंटरसेप्शन रेट घटकर 65% रह गया। ईरान का जो हो रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को बंकर में छिपना पड़ रहा है, लेकिन इजरायल को भी कम दर्द नहीं हो रहा। इजरायल के शहरों में वही सीन दिखने लगा है जैसा गाजा में दिखता था। इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा का सिस्टम लगभग पूरा बर्बाद हो चुका है और तेल अवीव को भी भारी नुकसान हुआ है।
ऐसे समय युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई है। अमेरिका ने 6 B-2 स्प्रिट बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर 12 बम गिराए। अमेरिका ने B-2 स्प्रिट बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को टारगेट किया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. B-2 स्पिरिट दुनिया का सबसे एडवांस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर एक साथ 2 GBU-57 बम कैरी कर सकता है। एक GBU-57 बम 30,000 पाउंड यानी करीब 14 टन का होता है। GBU-57 को बंकर बस्टर बम कहा जाता है। यह जमीन के नीचे 60 मीटर या 200 फीट गहरे बंकर को भी ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका ने ईरान पर सबमरीन से भी अटैक किया है। यूएस नेवी ने USS जॉर्जिया सबमरीन से 30 टॉम हॉक मिसाइलें दागी, जिनका टारगेट ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट नतांज और इस्फहान था। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से इजरायल खुश है। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. इस वक्त दुनिया में 2 धुरी है, 2 अलायंस है। पहला है नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के देश हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना नाटो आज भी सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 32 देश शामिल हैं। अमेरिकी हमले के बाद फुफकार रहा ईरान अमेरिका से भी बदला लेने की कसम खा रहा है। अगर ईरान ने अमेरिकी एसेट्स या अमेरिकी सेना पर हमला किया तो नाटो अपने आप युद्ध में शामिल हो जाएगा। यह नाटो के चार्टर में है। नाटो के सारे देश ड्यूटी बाउंड हैं। अमेरिका ऑलरेडी युद्ध में शामिल है। नाटो आया तो समझ लीजिए कि पूरा यूरोप आ गया। एशिया में युद्ध चल ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अमेरिका की संधि है, यानी एक साथ 3 महादेश युद्ध में शामिल हो जाएंगे। नाटो का आना वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि तब सिर्फ नाटो नहीं आएगा, नाटो की ओपोनेंट फोर्सेस भी जंग में कूदेंगी।
ईरान के मसले पर एक और अलायंस एक्टिव है। ये है मुस्लिम देशों का अलायंस OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तुर्की के इस्तांबुल में OIC देशों की बैठक भी हुई है। OIC में 57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, UAE, जॉर्डन और ओमान जैसे अमीर और प्रभावशाली मुस्लिम देश शामिल हैं। OIC में तुर्की और पाकिस्तान भी हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी हैं। तुर्की के पास अमेरिका का एटम बम है, पाकिस्तान के पास अपना एटम बम है। तुर्की अभी OIC का नेता है, तुर्की अभी OIC का प्रेसिडेंट भी है। तुर्की एशिया में भी है और यूरोप में भी। तुर्की नाटो में भी है और OIC में भी। तुर्की के प्रेसिडेंट रेचप तैयब एर्दोगन तय करेंगे कि इस्लामिक मुल्क क्या करेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तुर्की 9वें नंबर पर है। तुर्की के पास किसी भी इस्लामिक देश के मुकाबले सबसे ज्यादा फायर पावर है। फायर पावर के मामले में पाकिस्तान 12वें नंबर पर है, इंडोनेशिया 13वें नंबर पर है, ईरान 16वें नंबर पर है, इजिप्ट यानी मिस्र 19वें नंबर पर है और सऊदी अरब 24वें नंबर पर है। OIC का मेंबर ईरान जिस इजराइल से युद्ध लड़ रहा है, वो इजराइल फायर पावर इंडेक्स में 15वें नंबर पर है। ईरान और इजराइल के फायर पावर में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर बस इस बात से आया है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है, जो फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 पर है। ईरान इजराइल युद्ध में शामिल होकर अमेरिका ने युद्ध का पलड़ा इजराइल की तरफ झुका दिया है। अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह चकमा दे दिया। 7 B-2 स्प्रिट बॉम्बर अमेरिका के मिसौरी में व्हाइट मैन एयरबेस से उड़े। B-2 स्प्रिट बॉम्बर ने 37 घंटे तक बिना रोके उड़ान भरी। बीच रास्ते में इन्हें कई बार रिफ्यूल किया गया। ईरान के एयर स्पेस में B-2 बॉम्बर्स 125 फाइटर प्लेन्स के साथ दाखिल हुए। पश्चिम की तरफ से अमेरिका ने डमी बॉम्बर भेजे और पूरब से असली B-2 बॉम्बर आकर बम बरसा गए। बम गिराने के बाद वो वापस अमेरिका के व्हाइट मैन एयरबेस पर पहुंच गए। That Iran must not get a nuclear weapon. Full stop. Thanks to President Trump's bold and visionary leadership and his commitment to peace through strength, Iran's nuclear ambitions have been obliterated. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could until President Trump. The operation President Trump planned was bold and it was brilliant, showing the world that American deterrence is back. When this president speaks, the world should listen. And the U.S. military, we can back it up. The most powerful military the world has ever known. No other country on planet Earth could have conducted the operation that the chairman is going to outline this morning. Not even close. मिडिल ईस्ट में मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम ब्रदरहुड की बहुत बातें होती हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ जुबानी जमा खर्च चल रहा है। खाड़ी के मुस्लिम मुल्कों में इजराइल को लेकर दिक्कत है, इसलिए ईरान से कोई भी भाईचारा नहीं है। मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी विवाद बहुत गहरे से धंसा हुआ है और हर दूसरे मुस्लिम देश को OIC का चौधरी बनना है। सऊदी अरब दौलत के मामले में ईरान से बहुत आगे है, लेकिन ताकत के मामले में सऊदी अरब ईरान से बहुत पीछे है। खामेनेई के पास सेना भी है, हथियार भी है, अपना मिसाइल प्रोग्राम भी है। सऊदी अरब कतई नहीं चाहता कि ईरान एटम बम भी बना ले। अभी पिछले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर गए तो सऊदी क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने अमेरिका के साथ $600 अरब की डील की। इसमें $182 अरब के अमेरिकी हथियारों की डील भी शामिल है। सऊदी अरब अमेरिका से एडवांस फाइटर जेट खरीद रहा है। सऊदी अरब अमेरिका से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। सऊदी अरब अमेरिका से नेवी के हथियार खरीद रहा है। सऊदी अरब अमेरिका की मदद से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है और सऊदी अरब अपनी फोर्स को मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड कमांड सिस्टम दे रहा है। सऊदी अरब ये सब किस लिए कर रहा है? सऊदी अरब में अमेरिका की सेना पहले से ही मौजूद है, तो सऊदी अरब को सुरक्षा किससे चाहिए? सऊदी अरब को ईरान से सुरक्षा चाहिए। तो भला ऐसे में सऊदी अरब अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान की मदद क्यों करेगा? गौर कीजिएगा, इजराइल से फाइटर जेट सीरिया, जॉर्डन, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब के ऊपर से जाकर ईरान के ऊपर बम गिरा रहे हैं और इन देशों को कोई परेशानी नहीं हो रही है।
अब दो बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं, ये हैं रूस और चीन। पुतिन के पास दुनिया में नंबर 2 की पावर है और जिनपिंग का देश फायर पावर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। रूस यूक्रेन युद्ध में 3 देश ही रूस का साथ दे रहे हैं, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। रूस ईरान से शायद 136 ड्रोन खरीदकर यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि अगर नाटो ईरान में युद्ध के लिए आया तो रूस भी ईरान युद्ध में कूदेगा। रूस आएगा तो चीन भी आएगा और नॉर्थ कोरिया भी मसल पावर दिखाएगा। यह युद्ध ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका चीन से ट्रेड वॉर कर रहा है। जिनपिंग से ट्रेड का झगड़ा चल रहा है। 1949 में कम्युनिस्ट शासन शुरू होने के बाद से ही चीन ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसके लिए भी कोई युद्ध नहीं लड़ा। 1962 में भारत के साथ चीन का युद्ध भी एक मायने में सीमित युद्ध था, जिसमें जमीन पर कब्जे की कोशिश ज्यादा थी। एयरफोर्स या नेवी का इस्तेमाल शून्य था। चीन इधर उधर जमीन कब्जा करने के लिए धौंस पट्टी का सहारा जरूर लेता है, लेकिन चीन ने ताइवान हासिल करने के लिए भी कोई युद्ध नहीं लड़ा। चीन के ईरान में उतरने का चांस कम है, लेकिन अगर चीन युद्ध में उतरा तो अमेरिका की तरफ से तो उतरेगा नहीं। चीन युद्ध में कूदेगा तो ईरान की तरफ से ही कूदेगा। चीन कूदेगा तो रूस भी कूदेगा। यूक्रेन में रूस उसी अलायंस से लड़ रहा है जिससे उसे ईरान में लड़ना होगा। वर्ल्ड वॉर का चांस अभी कम है। खुद अमेरिका इस युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर इसमें चौथा कोई भी देश आया तो युद्ध सीमित नहीं रहेगा।